नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। कल हमने बात की थी कनाडा के संविधान, अमेरिका के संविधान और भारत के संविधान में तुलनात्मक विवेचन करते हुए उनका अध्ययन किया था। हमने ये देखा जो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, बल्कि भारत में एकल नागरिकता है। अब हम आज जानते हैं जो भारत में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होता है। हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद 246 में वर्णित है, 3 सूची का वर्णन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची हम वैसे विषय को कहते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, उसे हम संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची हम ऐसे सूची को कहते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है, और तथा समवर्ती सूची हम वैसे सूची को कहते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है, मगर कानून बनाने के क्रम में ज़्यादा प्राथमिकता संघ को दी जाती है। एक सूची में एक से ज़्यादा विषय हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 97 सूची लिखी हुई है या 66 या 47 सूची लिखी हुई है, तो एक सूची में 97 ही नहीं, एक सूची के अंदर एक से ज़्यादा विषय हो सकते हैं। संघ सूची में कुल 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय होते हैं। संघ सूची के अंतर्गत क्या सब आते हैं, आज देखते हैं। रक्षा, सशस्त्र सेना, परमाणु ऊर्जा, विदेश संबंध, शांति एवं युद्ध, नागरिकता, रेलवे, जहाज, परिवहन, विदेशी व्यापार, बैंकिंग, डाक एवं तार, ये सारी चीज़ें संघ सूची के अंतर्गत। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जो संघ सूची के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे रक्षा जो होता है हमारे देश में केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। सेनाएं जो होती है, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आती है, सशस्त्र सेना। परमाणु ऊर्जा हमारे देश में संघ सूची के अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। विदेश संबंध रखने का अधिकार केवल संघ सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को है। जैसे शांति एवं युद्ध की स्थिति में नागरिकता हमारे देश में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, स्पेशल स्टेट की गवर्नमेंट नागरिकता नहीं देती है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, कोई भी व्यक्ति किसी राज्य से भी नागरिकता लेता है और संघ से भी नागरिकता ले सकता है, इसलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। मगर हमारे देश में एकल नागरिकता है और संघ सरकार नागरिकता देने का काम केवल संघ सरकार करती है। जैसे रेलवे, जहाज, परिवहन। रेलवे हमारे संघ सूची के अंतर्गत आता है। किसी भी राज्य में रेलवे का कोई भी काम होगा तो वो केंद्र सरकार करवाएगी। जहाज और परिवहन ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। विदेशी व्यापार ये भी संघ सूची के अंतर्गत आता है, और बैंकिंग व्यवस्था भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। जैसे डाक और तार, ये सब भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। इन सब पे कानून बनाने का अधिकार भी संघ सरकार का होता है। विदेशी व्यापार से आने वाला टैक्स, बैंकिंग व्यवस्था से होने वाले फायदे, डाक और तार से होने वाले फायदे, ये सारे संघ सरकार के होते हैं। अब हम जानते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची में वैसे सूची आती है जिसपे केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। जैसे कानून व्यवस्था कायम करना है, इसके लिए राज्य पुलिस होती है। जैसे बिहार में बिहार पुलिस, राजस्थान में राजस्थान पुलिस, हरियाणा में हरियाणा पुलिस। इसी तरह से पुलिस कारागार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कोई भी अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो राज्य सरकार राज्य कारागार में उसे रखती है। स्थानीय सरकार भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। हर एक क्षेत्र में उनकी एक स्थानीय सरकार होती है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जन स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि और पशुपालन, कृषि का काम, जमीन से रिलेटेड काम, पशुपालन, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सिंचाई एवं जंगल, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जैसे जमीन से रिलेटेड राजस्व का काम राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और इनका टैक्स भी राज्य सरकार को दी जाती है। तो अब हम जानते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में कुल 47 सूची है। इसमें आता है विवाह एवं तलाक।
जैसे किसी दो दंपति के बीच में विवाह होती है तो हम इसका रजिस्ट्रेशन हाई कोर्ट या फिर जिला न्यायालय में करवा सकते हैं। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में भी करवा सकते हैं। या फिर तलाक, अगर कहीं पे तलाक की मंजूरी अगर हमें राज्य के न्यायालय में नहीं मिल पाती है हाई कोर्ट में, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। उसी तरह से आता है शिक्षा। शिक्षा जो होता है केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है। जैसे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बिहार बोर्ड चलाया जाता है, उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा CBSE होता है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है, मगर सर्वमान्य कानून जो होगा वो केंद्र सरकार का होगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो सभी के लिए मान्य होगा। अनुबंध एवं दीवानी प्रक्रिया, किसी से कोई एग्रीमेंट होता है या फिर कोई दीवानी प्रक्रिया होती है या फिर कोई न्यायालय की अवमानना करता है, मान लीजिए कोई हाईकोर्ट में किसी मैटर में न्यायालय की अवमानना मतलब बात ना माने या फिर सही ढंग से उसको न्याय ना मिले तो वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो न्यायालय की अवमानना ये संवर्ती सूची में आता है। अगर किसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का जो कानून होगा वो राज्य में ज़्यादा मान्य होगा। इस तरह से हम जानते हैं जो संवर्ती सूची में ज़्यादा वैल्यू संघ के कार्यों का होता है, संघ का पावर ज़्यादा होता है। संवर्ती सूची में उन सब सारे विषयों को डाला जाता है जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा संघ सूची के का प्रावधान होता है। जैसे दवा और रसायन, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, स्टाम्प ड्यूटी, ये सब संवर्ती सूची का विषय है। न्यूज़पेपर या फिर विद्युत, दवा और रसायन, इन सब पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का होता है। 42, अब देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संवर्ती सूची में शिक्षा, वन्य जीव और बांट एवं मापतोल मतलब मेजरमेंट, इन 3 विषयों को जोड़ा गया। मेनली क्या होता है, जो संवर्ती सूची में अगर किसी भी विषय को शामिल किया जाता है तो इसे ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट पे संघ सरकार का पावर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो राज्य सूची के विषय को अगर संवर्ती सूची में हस्तांतरित करने पर संघ सरकार की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अब आता है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ वैसे चीज़ों को कहा जाता है जिसके बारे में कानून संविधान निर्माताओं को उस समय पता ही ना हो, मतलब अज्ञात हो, और आगे चल के वो सब चीज़ें हमारे सामने में प्रस्तुत हो गई तो उस पर जो कानून बनाया जाता है वो संघ सरकार के द्वारा बनाया जाता है। हालांकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, मगर हमारे भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसे विषय को कहते हैं, ऐसे विषय जिनका किसी भी सूची में उल्लेख ना किया गया हो, अवशिष्ट विषय कहा जाता है। मतलब मुख्य रूप से ऐसा चीज़ जिस पे संविधान में उल्लेख ही ना किया गया हो, अवशिष्ट विषय कहलाता है। अब देखिए 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के पास होता था। हमारे देश में 1935 में गवर्नर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में जब ब्रिटिश शासन था हमारे देश में, तो अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार जो था गवर्नर जनरल के पास होता था। मगर वर्तमान में इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संघ सरकार के पास है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है। भारतीय संसद में, अब एक और चीज़ बता रहे हैं, भारतीय संसद में विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी विधि का निर्माण कर सकती है। मतलब वैसे व्यक्ति जो NRI हैं, मतलब भारत से बाहर रह रहे हैं, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार हमारे भारत सरकार का है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 245 में किया गया है और 7वीं अनुसूची का उल्लेख 246 में किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ, जो भारतीय संसद विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी विधि का निर्माण कर सकती है, जिसे सामान्यतः क्षेत्रातीत शक्ति या फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर कहते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत से बाहर अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस, इन सब देशों में रह रहा है, तो चूँकि वो नागरिक तो भारत का ही है, तो उन सब से रिलेटेड क्षेत्रातीत शक्ति के अंतर्गत उनसे रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार हमारे भारत सरकार का ही होता है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 245 में किया गया है। थैंक यू।
अगले क्लास में इसके अगले पड़ाव के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।